हेलो एवरीवन। तो आज हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल आर। तो यहाँ पे आईपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। ओके चलिए, तो देखो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर दिया हुआ है और सारे ऑप्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मींस हमें इन एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन एनर्जी मींस आयोनाइजेशन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल में प्लेस कर लेंगे। मींस कौन सा एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, मींस कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, वगैरह वगैरह। ओके, तो देखो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमें? फ्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड बोरॉन। तो सल्फर और फॉस्फोरस तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है एंड फ्लोरीन और बोरॉन ये दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। ओके, हम लाइन से जमाते हैं इसको। तो सबसे पहले आएगा सेकंड पीरियड में बोरॉन 13th ग्रुप, फिर बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ओके, तो 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो 17th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन है। देन फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो फॉस्फोरस आएगा 15th ग्रुप के सेकेंड नंबर में, यहाँ पे फॉस्फोरस। फिर सल्फर आएगा ऑक्सीजन फैमिली का सेकेंड मेंबर, दैट इज यहाँ पे फॉस्फोरस के साइड में। ओके, तो ये हो गए अरेंज ये एलिमेंट्स। अब देखते हैं हम इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो देखो यूजुअली टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है, और लेफ्ट से राइट मूव करने पर पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो इट मींस अल्टीमेटली सबसे राइट में जो एलिमेंट होगा, सबसे राइट और टॉप में उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी इन एलिमेंट्स में। ओके, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? फ्लोरीन की। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? फ्लोरीन आएगा। ठीक है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फिर अगर हम लोएस्ट आईई की बात करें तो ये फॉस्फोरस और सल्फर तो काफी आगे की सकते हैं, ठीक है, काफी राइट साइड में, बट बोरॉन देखो काफी लेफ्ट साइड में। ओके, तो बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। तो बोरॉन सबसे कम। तो बीच में क्या आएंगे? फॉस्फोरस और सल्फर। अब देखो फॉस्फोरस 15th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट 3s2 3p3। ओके, तो 3p3 एक हाफ फेक कॉन्फ़िगरेशन मींस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और यहाँ पे फॉस्फोरस के साइड में सल्फर, दैट इज 3s2 3p4। तो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से इसके लिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, तो सल्फर की कम, फॉस्फोरस की ज्यादा। तो फॉस्फोरस की ज्यादा है तो फ्लोरीन के पहले फॉस्फोरस आएगा और फॉस्फोरस के पहले सल्फर आएगा। तो ये हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। और इसको आप लोग ऑप्शन भी बना सकते हो। तो देखो कौन सा ऑप्शन में पहले बोरॉन दिया हुआ है, बोरॉन इन दोनों में, फिर सल्फर, फिर फॉस्फोरस, फ्लोरीन। तो हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है तक? चलिए, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि नीचे के एलिमेंट्स हैं, तो नीचे के एलिमेंट्स से तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों नहीं हुई? तो इसलिए नहीं हुई क्योंकि काफी राइट साइड के एलिमेंट है और ये काफी लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड के एलिमेंट की आईई कम होती है और राइट साइड वाले एलिमेंट्स की आईई काफी ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग कंपैरिजन करना है। ओके, नोट कर लो इसको, फिर टेस्ट करते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो among the elements with the following electronic configuration which one of them may have the highest आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शंस के बेसिस पर आंसर बताना है। तो ऑप्शंस में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है और हमें ये चेक करके बताना है कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी, ठीक है। चलिए, तो देखो हम इस क्वेश्चन को ऐसे करा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से एलिमेंट की है उसको हम पता करते हैं, फिर उन एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल में, फिर उसके हिसाब से बता दें। क्लियर है यहाँ तक? वैसा भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप लोग आउटर मोस्ट शेल को ऑब्जर्व करो।
तो देखो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल है थर्ड, कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p1, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 3p1 से। ओके, फिर यहाँ पे चेक करते हैं 3s2 3p3, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा 3p3 से निकलेगा। फिर यहाँ पे 3s2 3p2, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। फिर 4s2 4p3, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। ओके, तो देखो ये जो p3 कॉन्फ़िगरेशन दो ऑप्शन में, ये p3 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑब्वियस सी बात है इनको हम सेलेक्ट करेंगे ये चेक करने के लिए कि किसकी IE ज्यादा होगी। अब हम अगर शेल को ऑब्जर्व करें तो ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, तो थर्ड शेल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, तो इस वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा यहां से, तो इट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी, हाईएस्ट किसकी होगी, सेकंड ऑप्शन की होगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। ओके, तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका, आप लोग इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एलिमेंट में कन्वर्ट कर लो, फिर उन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में जमा लो, फिर उसके बाद फिर चेक कर लो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए तो इसको नोट कर लो। इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन है if IP1 and IP2, IP means ionization potential, one represent first ionization potential, two represents second ionization potential, ये सभी को पता है। of magnesium are 178 and 348 with K कैलोरी, ओके किलो कैलोरी है, ठीक है, चलिए 348 किलो कैलोरी पर मोल respectively, the energy required for the process given below will be। चलिए तो देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नीशियम की IP1 और IP2 178 और 348 रेस्पेक्टिवली है। ठीक है, इट मींस मैग्नीशियम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है, 178, तो हम उसको बोलेंगे IP1। तो IP1 देने पर मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा, Mg प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब देखो मैग्नीशियम की सेकंड IP दी हुई है। अब मैग्नीशियम की सेकंड IP का मतलब होता है कि मैग्नीशियम के Mg प्लस आयन से फिर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, मींस मैग्नीशियम से दूसरी बार इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। ठीक है, तो एक बार तो निकाल चुके हैं, अब उसके बाद हम कहां से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, Mg प्लस से निकालेंगे IP2 के लिए। Mg प्लस प्लस IP2 विल बी इक्वल्स विल गिव Mg2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, सेकंड इक्वेशन क्लियर। अब देखो हमें कौन सा प्रोसेस कराना है, ये वाला प्रोसेस कराना है, मींस मैग्नीशियम से दो इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसको Mg2 प्लस में कन्वर्ट करना है। इट मींस हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली मैग्नीशियम से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, तो हमें टोटल कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ऑब्वियस सी बात है मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी IP1 है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी IP2 है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो IP1 प्लस IP2। इट मींस हम इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम। अच्छा एक और चीज, अभी ये सब आगे चल के भी आप लोग सीखोगे कि जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं, मींस केमिकल इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो रिएक्टेंट के टर्म्स आपस में एडअप होते हैं और प्रोडक्ट के टर्म्स आपस में एडअप होते हैं। फिर उसके बाद जो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कॉमन होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखो यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से ऐड करेंगे। तो देखो रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम है, IP1 है, ये तो एनर्जी एक है, हाँ, प्लस इस इक्वेशन में Mg प्लस प्लस IP2 टू गिव्स, फिर प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से ऐड करना है, तो Mg प्लस प्लस Mg2 प्लस। ओके, मीन्स हमने इस इक्वेशन के रिएक्टेंट और IP को आपस में ऐड कर दिया इस इक्वेशन के रिएक्टेंट और IP से। सिमिलरली जो प्रोडक्ट साइड में हमने इस इक्वेशन के प्रोडक्ट को इस इक्वेशन के प्रोडक्ट से ऐड कर दिया और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से ऐड कर देंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन मींस दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक। अब जो कॉमन है दोनों साइड मींस रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, उसको कैंसिल कर दो, तो कॉमन क्या है, Mg प्लस Mg प्लस कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो Mg प्लस IP1 प्लस IP2, दैट मींस 178 प्लस 348, तो वो कितना आएगा, ऐड करके देखना, तो वो आएगा 526, जिससे बनेगा Mg2 प्लस प्लस
2 इलेक्ट्रॉन। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 526। तो ये होगा हमारा आंसर। ओके, आंसर होगा 526। क्लियर? चलिए नो तो लेस हो गई। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो। A sudden large jump between the values of second IP and third IP of an element would be associated with the electronic configuration। फिर क्वेश्चन में सॉरी ऑप्शंस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें सेकेंड आईपी और थर्ड आईपी के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, लार्ज जंप का मतलब है सेकेंड आईपी के बाद जो थर्ड आईपी की वैल्यू काफी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमें ये पता करना है। तो देखो सेकेंड आईपी से थर्ड आईपी मींस अल्टीमेटली थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि कौन से केस में मींस कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्लियर है? आता तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, उसके बाद फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम 3s1 से निकालेंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, उसके बाद फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना पड़ेगा? 2p6 से निकालना पड़ेगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल है, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन 2p6 कॉन्फ़िगरेशन, तो काफी ज्यादा स्टेबल होने की वजह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी मुश्किल होगा। इट मीन सेकेंड आईपी की वैल्यू काफी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि थर्ड आईपी की वैल्यू कहां पे सबसे ज्यादा होगी। तो फर्स्ट तो नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, चलिए ये हो गया कैंसिल, ऑप्शन कैंसिल। फिर देखो 3p5 है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना हमने इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला IP1 लेकर, तो क्या बन गया? 3p4 बन गया। ओके, फिर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी लेकिन ज्यादा होगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो यहां से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3p3। अब देखो अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो चुकी है? स्टेबल हो चुकी है। तो अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी थोड़ी सी पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि थर्ड आईपी में जो थर्ड आईपी की वैल्यू है वो सेकेंड आईपी से थोड़ी ज्यादा होगी या फिर काफी ज्यादा होगी, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? तो बाकी में चेक करते हैं और हम ये देखेंगे कि कहीं और कोई और ऑप्शन ऐसा है क्या जहां पे थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उससे भी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होने के चांसेस हो। ठीक है, चलिए तो ये इसमें भी स्टे लगा रहे हैं इसमें, है ना। बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। अब देखो इसमें 3p2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, IP1 बन गया ये 3p1। फिर अगला इलेक्ट्रॉन निकालने की रिक्वायर्ड एनर्जी थोड़ी ज्यादा, निकल गया इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद क्या बचा? 3s2। अब देखो 3s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इट मींस थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना यहां पर भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ओके, तो इसको भी स्टे लग गया। क्लियर? चलिए अब देखो इसमें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 3s2 से, IP1 हो जाएगा ये 3s1। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 3s1 से, वो हो जाएगी IP2। ओके, अब देखो थर्ड इलेक्ट्रॉन हमें कहां से निकालना है? इधर देखो 3s2 3p6 से। तो अल्टीमेटली अभी तक के केसेस में से सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी केस में रिक्वायर्ड होगी? मींस सबसे ज्यादा एनर्जी थर्ड एनर्जी, है ना, IP3 की बात कर रहे हैं। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कहां पे होगा? तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा इस ऑप्शन में। ठीक है, तो इट मींस थर्ड आईपी की वैल्यू मैक्सिमम किसमें आएगी? इस ऑप्शन में आएगी। इट मींस इस ऑप्शन में सेकेंड आईपी से थर्ड आईपी में बहुत ज्यादा जंप, लार्ज जंप होने वाला है। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है सभी को? चलिए यहां पर भी थर्ड आईपी की वैल्यू सेकेंड आईपी से काफी ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, तो तीन ऑप्शंस में स्टे लगा था, तो तीन ऑप्शंस में से हम आसानी से सेलेक्ट कर पा रहे हैं कि ये ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें थर्ड आईपी की वैल्यू इनके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ओके, चलिए यहाँ पे रिलेटिवली इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आ गया। क्लियर आता है? और यहाँ पे क्या था? सेम शेल था, शेल सेम था, यहाँ पर भी शेल सेम था,
लेकिन यहाँ पे तो शेल ही चेंज हो गया। ये देखो, ये 3s2 था, फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाले 3s1, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाले, ये खत्म। अब हम अंदर वाले शेल में घुस गए, तो अल्टीमेटली एनर्जी तो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी उनके कंपैरिजन में। क्लियर है अंदर? चलिए, तो इसको भी नोट कर लो। ओके ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, which of the following is correct order of IE? फिर ऑप्शंस गिवन है और ऑप्शंस में एलिमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है और हमें किस चीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है? IE का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। IE मींस आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इन सारे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर लेंगे। मींस वो एलिमेंट कौन से पीरियड का है, कौन से ग्रुप का है। ओके, चलिए, तो देखो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन से हैं? कैल्शियम, बेरियम। तो कैल्शियम और बेरियम तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ग्रुप, और सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। ओके, चलिए, ये हो गया कैल्शियम और बेरियम का अरेंजमेंट। फिर नाइट्रोजन, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, तो ये तीनों एलिमेंट पी ब्लॉक के एलिमेंट। ओके, एंड नाइट्रोजन 15th ग्रुप का एलिमेंट है और सिलिकॉन 14th ग्रुप का एलिमेंट है और ऑक्सीजन 16th ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, इट मींस यहाँ पर हमारे पास 14, 15, 16th। फिर 14th ग्रुप का सिलिकॉन सेकंड मेंबर है, मींस आफ्टर कार्बन सिलिकॉन। देन नाइट्रोजन 15th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट। ओके, एंड ऑक्सीजन 16th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट। तो ये हो गए इन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट। ओके, चलिए, अब डिसाइड करेंगे हम कि कौन से एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए और कौन से एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, और फिर उसके बाद अरेंज कर लेंगे या फिर ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखो, जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स हैं मींस एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो उन एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, एंड हमें ये भी पता है कि किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ओके, तो इट मींस जो इस साइड वाले एलिमेंट्स हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनकी IE कम होगी। ओके, तो कैल्शियम और बेरियम की IE कम होगी उनसे, एंड इन दोनों में किसकी कम होगी? जो नीचे होगा, और नीचे कौन है? बेरियम। ओके, तो बेरियम की IE मिनिमम होगी, इसकी मिनिमम। ओके, तो कौन से ऑप्शन में बेरियम की IE मिनिमम है? सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, तीन ऑप्शन में हमें और चेक करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो, बेरियम की बात तो किसका नंबर आएगा? मींस बेरियम से ज्यादा IE किसकी होगी? उसके ऊपर वाले एलिमेंट की, मींस कैल्शियम की। तो बेरियम से ज्यादा कैल्शियम की, तो बेरियम से ज्यादा कैल्शियम इस ऑप्शन में भी है। अभी भी हम डिसाइड नहीं कर रहे क्योंकि तीनों ऑप्शन में है, बेरियम से ज्यादा कैल्शियम की। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, अब कैल्शियम ज्यादा किसकी होगी? तो कैल्शियम से ज्यादा इस तरफ वाले एलिमेंट की, मींस जो अगला आ रहा है सिलिकॉन, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो IE इंक्रीज होती है। तो कैल्शियम के बाद कौन आएगा? सिलिकॉन आएगा। ये ऐसा ऑर्डर बन रहा है, दिख रहा है साफ साफ आप लोग को? मींस कैल्शियम ज्यादा सिलिकॉन, मींस सिलिकॉन की ज्यादा कैल्शियम की कम, सिलिकॉन की ज्यादा कैल्शियम की कम, सिलिकॉन की ज्यादा कैल्शियम की कम। ये ऑप्शन कट हो गया। अब हमारा दो ऑप्शन बचे। अब हम इन दोनों में चेक करेंगे। तो इन दोनों में देखो, हमने डिस्कस किया है कि इनमें एक्सेप्शन पाया जाता है, मींस यूजुअली लेफ्ट से राइट मूव करने पर IE इंक्रीज होती है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन की IE ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन। ओके, तो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की कम होगी। ठीक है, तो एंड सिलिकॉन से ज्यादा इनकी होगी, ऐसा। ओके, तो कैल्शियम का किसका नंबर आएगा? सिलिकॉन का आएगा। कैल्शियम का सिलिकॉन, कैल्शियम का सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का किसका नंबर आएगा? ऑक्सीजन का आएगा। ऑक्सीजन का कम, नाइट्रोजन का ज्यादा। ऑक्सीजन का कम, नाइट्रोजन का ज्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन। क्लियर है तक? तो इस तरीके से आप लोगों को जज करना होगा जब एलिमेंट्स अलग अलग पीरियड, अलग अलग ग्रुप के दिए। ओके, नोट कर लो फिर नेक्स्ट। ओके, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होगी।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड हम इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में भी समझेंगे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, बट हम सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स से समझेंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स से समझेंगे। क्लियर है आता? फिर देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पे एफिनिटी है, तो एफिनिटी का मतलब क्या होता है? चाहत या फिर किसी चीज के लिए अट्रैक्शन। ओके, तो किस चीज की चाहत या फिर किस चीज के लिए अट्रैक्शन? तो सामने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा? किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत या फिर उसके लिए अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो हम स्पेसिफिकली किसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? एलिमेंट की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। क्लियर है आता? चलिए, तो देखो अगर हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट के आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी एलिमेंट के आइसोलेटेड गैसियस एटम मींस उस एलिमेंट के एक एटम को आइसोलेट कर लिया गया, अलग से ले लिया गया है। ठीक है, एंड उस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ठीक है, बाहर है, उस एटम के बाहर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस एटम की कितनी चाहत है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, या फिर आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि इस एटम के पास इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपना बनाने की कितनी चाहत है, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर? तो एक बार फिर समझो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? तो किसी एलिमेंट के आइसोलेटेड गैसियस एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपना बनाने की चाहत क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। इट इज जस्ट लाइक तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, वैसा भी समझो, है ना? तो इस एलिमेंट के आइसोलेटेड गैसियस एटम ने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपना बनाने की चाहत या फिर कसम खाई है। ठीक है, चलिए तो उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है आता? अब देखो अगर कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपना बना लेता है, खुद में ऐड कर लेता है, तो वो क्या बन जाएगा? बन जाएगा एनायन, मींस नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि कोई एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, मींस न्यूट्रल एटम, वो बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके खुद में ऐड कर रहा है और ऐड करके एनायन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टेंडेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ गए आप? तो एक बार फाइनली समराइज कर लेते हैं कि किसी एलिमेंट के आइसोलेटेड गैसियस एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके खुद में ऐड करने की टेंडेंसी या फिर एनायन बनाने की टेंडेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में। दैट इज टेंडेंसी टू add an electron by an isolated gaseous atom to become an ion is called इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन रहेगी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
क्लियर है आता? तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। ओके, तो इतना नोट कर लो, फिर हम और भी डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। ठीक है, ओके, तो अब एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जिस कॉन्सेप्ट की बेसिस पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मीनिंग क्लियर होगा। तो देखो, लेट्स सपोज किसी प्रोसेस में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे हम उसे? एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। ये सभी को पता होगा, ठीक है, कि ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है तो उसे एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर? एंड अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, फिर देखो, अगर कोई सब्सटेंस ए एनर्जी एब्सॉर्ब करके, ये एनर्जी है, एनर्जी एब्सॉर्ब करके बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। क्लियर है आता? चलिए, अब देखो, यहां पे अगर प्रोसेस में एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, इट मींस यहां पे एनर्जी चेंज हुई है। अब वो एनर्जी किसकी चेंज हुई है? सब्सटेंस की चेंज हुई है। ठीक है, तो इनिशियली इस सब्सटेंस की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, उसको हम EI मान लेते हैं। ठीक है, और फाइनली जब प्रोसेस हो गया तो जो सब्सटेंस बना, उस सब्सटेंस की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, उसको हम EF बोल देते हैं। ठीक है, तो बताओ EI और EF और इस एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सब्सटेंस जिसकी एनर्जी EI थी, उसने कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली, और एनर्जी एब्सॉर्ब करके जो नया सब्सटेंस बना, उस नए सब्सटेंस की एनर्जी EF है। तो इन तीनों रिलेशन क्या होगा? EI प्लस E इक्वल्स टू EF। ठीक है, तो एनर्जी में चेंज कितना है? तो जिस सब्सटेंस में प्रोसेस हो रहा है, उस सब्सटेंस की एनर्जी में चेंजेस कितने आए? तो हम यहां पर एनर्जी चेंज की बात करें, एनर्जी चेंज, तो एनर्जी चेंज को डेल्टा E से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? और डेल्टा E क्या होता है? EF, दैट इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। क्लियर है? तो इस प्रोसेस में डेल्टा E क्या होगा? EF माइनस EI, एंड ये किसके इक्वल होगा? जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है उसके इक्वल होगा, दैट इज कैपिटल E। इसको हम कैपिटल E मान लेते हैं। समझ आया यहां तक सभी को? चलिए, अब देखो, डेल्टा E पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? मींस डेल्टा E की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ये सोचो। तो देखो, अगर किसी सब्सटेंस ने एनर्जी एब्सॉर्ब की है, इट मींस फाइनली एनर्जी ज्यादा होगी इनिशियल एनर्जी के कंपैरिजन में। तो फाइनल एनर्जी ज्यादा, इनिशियल एनर्जी कम, तो ज्यादा माइनस कम, दैट इज पॉजिटिव। तो डेल्टा E क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहां तक क्लियर सभी को? इट मींस एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी चेंज, दैट इज डेल्टा E, कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। यहां तक क्लियर है? अब हम सेकेंड प्रोसेस के कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि ऐसा प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो लेट्स सपोज फिर से कोई सब्सटेंस A है, वो B में कन्वर्ट हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। तो लेट्स सपोज E अमाउंट की एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल एनर्जी होगी EI, और इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी फाइनली EF। ठीक है, तो अगर एनर्जी रिलीज हुई है, इट मींस EF की वैल्यू कम होगी EI के कंपैरिजन में, क्योंकि एनर्जी कुछ रिलीज हो गई है। क्लियर है आता? तो इस प्रोसेस में, इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा E कैसा होगा? तो डेल्टा E क्या होता है? EF माइनस EI, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल एनर्जी कम है, इनिशियल एनर्जी ज्यादा है, तो कम माइनस ज्यादा, दैट इज नेगेटिव। क्लियर है आता? तो
एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा टी मींस एनर्जी चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहां तक ये सभी को चलिए ये फंडा याद रखना आप लोग कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी चेंज पॉजिटिव होता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है। यहां तक क्लियर है ना? चलिए यहां तक नोट करो, फिर हम और भी डिस्कस करते हैं। ओके, नोट कर लिए। अब देखो हम आगे चल के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे, तो उसमें एक टर्म आएगा एंथैल्पी। ओके, तो देखो एंथैल्पी एक टाइप की एनर्जी है, ठीक है। एंथैल्पी एक टाइप की एनर्जी है जो कि हीट से रिलेटेड होती है, हीट से रिलेटेड होती है। एंड इसके बारे में हम डिटेल में थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है तक? तो उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपको। यहां तक क्लियर? चलिए, तो एंथैल्पी एक टाइप की एनर्जी है एंड हम एंथैल्पी को सिंबलाइज करते हैं, मींस उसका सिंबल होता है कैपिटल एच। यहां तक क्लियर सभी को? एंथैल्पी का सिंबल क्या है? कैपिटल एच। ओके, एंड हम फिलहाल एनर्जी को एंथैल्पी मान के चलेंगे। ओके, अब देखो लेट्स सपोज कोई एक सब्सटेंस है ए, वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके बी में कन्वर्ट हो रहा है। यहां तक क्लियर? इट मींस ये प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो उसके लिए जो एनर्जी चेंज होगी मींस डेल्टा ई, वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? तो अभी हमने डिस्कस किया था कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। यहां तक क्लियर? अब अगर हम इनकी एनर्जीज को एंथैल्पी का टर्म में, मींस लेट्स सपोज ए की इनिशियल एनर्जी एंथैल्पी के टर्म्स में लिखी जाए तो कैसे लिखेंगे हम? एच आई। तो एच आई रिप्रेजेंट्स इनिशियल एंथैल्पी ऑफ ए। ओके, एंड फाइनली एक प्रोसेस हुआ जिस प्रोसेस में बी बना, तो उसकी कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगी जिसको हम एच एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इट मींस एनर्जी फाइनली ज्यादा होगी। अब अगर एनर्जी फाइनली ज्यादा होगी तो एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, ठीक है। यहां पे एच आई से ज्यादा होगी एच एफ की वैल्यू, क्लियर? तो डेल्टा एच इक्वल्स टू एच एफ माइनस एच आई। ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एच एफ की वैल्यू ज्यादा, एच आई की वैल्यू कम, ज्यादा माइनस कम, पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है? तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यहां तक समझ गए सभी लोग? चलिए, फिर देखो अगर हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करें तो लेट्स सपोज ए से बी बन रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो प्रोसेस कैसा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फिर इनिशियली ए की एंथैल्पी एच आई और फाइनली बी की एंथैल्पी एच एफ। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इट मींस एनर्जी रिलीज हुई है। एनर्जी रिलीज हुई है, इट मींस एच आई की वैल्यू ज्यादा, एच एफ की वैल्यू कम। तो इट मींस डेल्टा एच क्या होगा? एच एफ माइनस एच आई। तो ये कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि एच एफ की वैल्यू कम है, एच आई की वैल्यू ज्यादा है। डेल्टा एच नेगेटिव। इट मींस एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। यहां समझ गए सभी लोग? नोट करो इसको। तो अब ये बताओ, अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि किसी एलिमेंट के आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है,
तो उसको क्या बोलते हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, जिससे बनता है A+ आयन। तो ये जो प्रोसेस है आयनाइजेशन का, वो प्रोसेस कैसा हुआ, एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। एंडोथर्मिक प्रोसेस में मींस इस प्रोसेस में जो डेल्टा H होगा, डेल्टा H, तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आयनाइजेशन प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था जो भी एनर्जी में चेंजेस आते हैं, जो भी एनर्जी में चेंजेस आते हैं, तो अगर फॉर एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी EI और इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी EF। ओके, तो EI, EF और IE में क्या रिलेशन होगा, ये भी एक फॉर्म का एनर्जी है, तो दिस एनर्जी इक्वल्स टू EF माइनस EI। तो अगर हम उसको एंथैल्पी के नाम से बोले तो इसकी एंथैल्पी HI और इसकी एंथैल्पी HF। तो एंथैल्पी चेंज, तो एंथैल्पी चेंज मींस HF माइनस HI, तो अल्टीमेटली एंथैल्पी चेंज किसके बराबर होगी, IE के बराबर होगी। इट मींस हम आयनाइजेशन एनर्जी को डेल्टा IH भी लिखते हैं। तो यहाँ पर I का मतलब है आयनाइजेशन, H का मतलब है एंथैल्पी का। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग आयनाइजेशन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये होता है पॉजिटिव, मींस डेल्टा IH होगा पॉजिटिव, और ये क्या होगा, ऑलवेज होगा, मींस आयनाइजेशन प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब देखो, अगर हम बात करें किसी एलिमेंट के आइसोलेटेड गैसियस एटम के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, मींस कोई एक एटम है A, उस एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो बन गया A माइनस आयन। ठीक है, एंड इनिशियली इसकी एंथैल्पी है HI और A माइनस की एंथैल्पी है HF। यहां तक क्लियर? और ये प्रोसेस मान लो आसानी से हो रहा है। ठीक है, इट मींस इस एटम के पास अच्छी खासी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके खुद में ऐड करने की। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस अगर आसानी से होगा, इट मींस इस प्रोसेस में स्टेबिलिटी गेन होगी। ओके, और अगर स्टेबिलिटी गेन होगी, इट मींस एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि हमने स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशन देख रखा है पहले से ही। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हो, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, भी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड किया जा रहा है, इट मींस स्टेबिलिटी अचीव हो रही है, इट मींस स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहां तक क्लियर है? तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि इस एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड किया जा रहा है, इट मींस इस प्रोसेस में स्टेबिलिटी अचीव होगी। अब अगर स्टेबिलिटी अचीव होगी तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, इट मींस HF की वैल्यू HI से कम होगी। अब अगर HF की वैल्यू HI से कम मींस एंथैल्पी चेंज दैट इज डेल्टा H, वो क्या होगा, HF माइनस HI। तो बताइए कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? HF की वैल्यू कम, HI की वैल्यू ज्यादा, तो कम माना ज्यादा नेगेटिव, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। यहां तक ये सभी को? चलिए, फिर देखो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाह रहा हो, तो जबरदस्ती हमें उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम में ऐड करवाना है, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को इस एटम में ऐड करवाने के लिए। यहां तक क्लियर? ये समझ में आया? सेकंड केस, सेकंड केस क्या है कि कोई एक एटम, उसको बी मान लेते चलो, तो बी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहता, बट हमें उसमें उस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है, तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? तब जाके वो क्या बन रहा है, बी माइनस आयन बन रहा है। ओके, तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई की इस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। तो इट मींस ये प्रोसेस कैसा होगा,
एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ एंथैल्पी HI और इसकी कुछ ना कुछ एंथैल्पी HF, तो डेल्टा H वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन की सिचुएशन में या फिर इलेक्ट्रॉन एडिशन प्रोसेस में डेल्टा H मींस एंथैल्पी चेंज नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। क्लियर है तक? और डेल्टा H का नेगेटिव होना मींस फेवरेबल कंडीशन फॉर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस अगर डेल्टा H नेगेटिव आता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड करना चाहता है। और अगर डेल्टा H पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड नहीं करना चाहता, तो उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। यहां तक क्लियर? तो हम कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने वाली प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्कस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां तक क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो भी एनर्जी चेंजेस हुए मींस डेल्टा E। अब अगर उस एनर्जी को हम एंथैल्पी का टर्म दें तो जो भी एंथैल्पी में चेंजेस आया तो उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। तो वापस से समझो कि किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर और एनायन बनने पर, ठीक है, फिर देखो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जब वो एनायन बनता है तो उस प्रोसेस में जो भी एंथैल्पी में चेंजेस आए हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लिखते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा EGH। यहां तक क्लियर? और डेल्टा EGH नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। डेल्टा EGH की नेगेटिव वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहता है या फिर उस एटम में इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होते हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी डेल्टा H की, उसका मतलब ये होगा कि उस एटम के पास उतनी ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की। ठीक है, लेट्स सपोज एक एटम है A, उस एटम की डेल्टा EGH की वैल्यू है -100 और कोई एक एटम है B, उसके डेल्टा EGH की वैल्यू है -200। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में डिफरेंस है एनर्जी रिलीज का। क्योंकि देखो एनर्जी चेंज अगर नेगेटिव है इसका मतलब एनर्जी कम हुई है, एनर्जी कम हुई है मींस स्टेबिलिटी गेन हुई है, ऐसा भी समझ सकते हो आप। ठीक है, तो देखो इस A की डेल्टा EGH की वैल्यू -100 है और B की डेल्टा EGH की वैल्यू -200। मींस A के द्वारा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर 100 अमाउंट की एनर्जी रिलीज हुई है। B के द्वारा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर 200 अमाउंट की एनर्जी रिलीज हुई है। तो ज्यादा एनर्जी कहां रिलीज हुई? तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है सेकंड केस में मींस B के केस में। तो ज्यादा स्टेबिलिटी कहां अचीव हुई? ज्यादा स्टेबिलिटी कहां अचीव हुई? B में। इट मींस A और B में से कौन से एटम के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है? तो ऑब्वियस सी बात है B के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि उसके लिए जो डेल्टा EGH की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। वैल्यू देखो, साइन मत देखो, ठीक है, या फिर आप लोग बोल सकते हो नेगेटिव वैल्यू देखो। तो जो नेगेटिव वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो इन दोनों में से अभी फिलहाल B की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, मींस B की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। यहां तक क्लियर सभी को? दैट इज हायर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ या फिर हायर द वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हायर विल बी इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हायर विल बी इट्स टेंडेंसी टू ऐड इलेक्ट्रॉन। समझ गए यहां तक? चलिए, फिर अगर डेल्टा EGH की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इट मींस उस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी पुअर है, बेकार है।
समझ गए यहां तक? चलिए इतना नोट करो, नोट कर लिया यहां तक? तो देखो अभी हमने क्या सीखा, कोई एक एलिमेंट है उसका आइसोलेटेड गैसियस एटम है, वो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है और बन रहा है A-आयन, ठीक है? तो इस प्रोसेस में जो भी एंथैल्पी चेंजेस होंगे मींस डेल्टा H, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है? और उसका सिंबल क्या होगा, सिंबल भी बताया मैंने, डेल्टा EgH। यहां तक क्लियर? एंड अगर किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो रहा है, इट मींस डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है? और जितनी ज्यादा ऐसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी। ओके, जैसे कि फिर से कंपेयर कर लेते हैं हम, मान लो कि A, B और C तीन एलिमेंट है एंड इसकी इनकी डेल्टा EgH की वैल्यू दी हुई है। यहां पर -100, A की -100 है, B की -50 और C की -150। क्लियर है? तो अगर हमें इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा EgH, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखेंगे, मींस न्यूमेरिकली -50 सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है? तो उसको आप लोगों को फोकस नहीं करना है, आप लोगों को ये देखना है कि किसकी नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम है। तो जिसकी नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम होगी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होगी गिवन एलिमेंट्स में। यहां तक क्लियर है? तो देखो B की नेगेटिव वैल्यू मिनिमम है, इट मींस इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिनिमम होगी। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी? B की। और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी? B की, मींस B के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी मिनिमम है। ओके, फिर B से ज्यादा टेंडेंसी किसकी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की? B से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी -50 के बाद -100 मींस A की आएगी। और सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की? C की। ओके, क्योंकि C के लिए डेल्टा EgH मैक्सिमम माइनस में, ठीक है? दैट इज हायर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हायर विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और बेटर विल बी द और हायर विल बी द tendency to electron to add electron in an atom। क्लियर यहां पर? चलिए ध्यान रखना, डेल्टा EgH की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, चलिए अब देखो, अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है। अब इलेक्ट्रॉन को ऐड कहां कराना है? हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है एटम के आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है? तो लेट्स सपोज ये एक एटम है जिसमें कितने शेल है? 3 शेल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इलेक्ट्रॉन को हमें कहां ऐड कराना है? उसके उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में। यहां तक क्लियर है सभी को? तो अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शॉर्ट में EA लिख रहा हूं। यहां तक क्लियर? तो देखो फर्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं। ओके, तो फाइनली इस इलेक्ट्रॉन को इस आउटर मोस्ट शेल में ऐड होना है। यहां तक क्लियर? तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐड अप कराने के लिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज ही इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा।
इनिशियली बात करें है ना। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो उसका रिलेशन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कैसा होगा। तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तब वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड करा पाएगा, या फिर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तब वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड करा पाएगा। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा आसानी से अट्रैक्ट करेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से अट्रैक्ट करेगा, इट मींस एटम की इलेक्ट्रॉन एनर्जी मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। दैट इज, अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो रिलेशन क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, चलिए इतना नोट करो। नोट करिए, ये था फर्स्ट फैक्टर which affect the electron enthalpy और electron affinity। अब देखो नेक्स्ट सेकंड फैक्टर, एटॉमिक रेडियस और साइज। लेट्स सपोज ये एक एटम है जिसका आउटर मोस्ट शेल कितनी दूर है न्यूक्लियस से, उसके न्यूक्लियस से, ठीक है, ये एटम ए है। एंड लेट्स सपोज कोई दूसरा एटम है, उस एटम का आउटर मोस्ट शेल उसके न्यूक्लियस से कितना दूर है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस और ये बी एटम है। तो दोनों एटम में से इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, इसका एटॉमिक रेडियस कम है। ओके, तो इस एटम में हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है एंड इस एटम में भी हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है। तो बताओ दोनों एटम में से कौन सा एटम रिलेटिवली इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड करा पाएगा अपने आउटर मोस्ट शेल में। ये एटम इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल में ऐड करा पाएगा ज्यादा आसानी से, या फिर ये एटम इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा आसानी से ऐड करा पाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से ज्यादा पास है और इस केस में इलेक्ट्रॉन जो ऐड होने वाला इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे ये न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे साइज क्या है, छोटी है, एटॉमिक रेडियस कम है, बट इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एटॉमिक रेडियस के साथ कैसा रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन, एटॉमिक रेडियस और साइज। तो साइज अगर कम होगी, साइज छोटी होगी, एटॉमिक रेडियस कम होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। लोअर द साइज हायर विल द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लार्जर द साइज, साइज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। क्लियर? तो ये हुआ एक और फैक्टर दैट इज एटॉमिक रेडियस। ओके, नाउ लेट अस गो हो गया। अब देखो नेक्स्ट फैक्टर नंबर थर्ड, स्क्रीनिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ शेल।
शेयर इक्वल टू, ठीक है। चलिए तो देखो एक एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, और उसके अराउंड ये 3 शेल है, ठीक है। और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, और इस आउटर मोस्ट शेल में हमें इलेक्ट्रॉन को एड कराना है, ठीक है। फिर कोई दूसरा एटम है, उसका न्यूक्लियस और उसके अराउंड ये 1 2 3 4 5 शेल है। ये 5th शेल उसका आउटर मोस्ट शेल होगा, यहाँ पे 3rd शेल उसका आउटर मोस्ट शेल होगा, क्लियर। चलिए अब देखो ये बताओ कि इस एटम में अंदर में 2 शेल है, तो उसके रिस्पेक्ट में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। एंड यहां पे अंदर में कितने शेल है? 4 शेल है, तो उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दिख रहा है? तो अपने आप लोग कंपेरिजन कर सकते हो कि कौन से केस में स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगी और कौन से केस में स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग पावर कम होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अंदर के शेल में या फिर अंदर के जितने ज्यादा शेल होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना उस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन लगेगा, और जितना उस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन लगेगा एडेड इलेक्ट्रॉन का या फिर एडेड इलेक्ट्रॉन पे, उतना ही उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। फिर से देखो, हमें इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में ऐड कराना है, बट आउटर मोस्ट शेल के अंदर में खूब सारे शेल है। खूब सारे शेल मींस खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स का उस आने वाले इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन भी तो होगा, और वो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। इट मींस वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में उतनी आसानी से ऐड नहीं हो पाएगा जितनी आसानी से इस केस में हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में अंदर के शेल कम है, अंदर में शेल कम है। अंदर में शेल कम है मींस अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कम है। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कम है मींस उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में रिलेटिवली ज्यादा आसानी से ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा, तो उस इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट। इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, ठीक है। और यहाँ पे अंदर के इलेक्ट्रॉन कम, अंदर के इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उस इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होगा। इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम था बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। तो कैसा रिलेशन? कम ज्यादा मीन्स इनवर्स रिलेशन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल एंड स्क्रीनिंग क्लियर है? तो ये है मेन फैक्टर्स जिन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए तो इतना नोट करो, फिर हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन अ पीरियड और इन अ ग्रुप, ठीक है।